नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पर आपका स्वागत है। जैसा कल हमने आपको सूचित किया था कि 15 मार्च से रोजाना हम आपके लिए करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो उसी के तहत ये पहली वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। करंट अफेयर्स के इस शो को लेकर आया हूं मैं, राजीव शर्मा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीआरओ, आरओ, रेलवे, पुलिस एग्जाम, टीचर एग्जाम या दूसरे एग्जाम, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बड़े यूजफुल रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये करंट अफेयर्स शो। इस करंट अफेयर्स शो की ये पहली वीडियो आज 15 मार्च 2022 से, और इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा 2021-22 खरीफ विपणन वर्ष में अभी तक कितने टन धान की खरीद की गई है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 800 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 830 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 750 लाख मीट्रिक टन, या ऑप्शन डी 731 लाख मीट्रिक टन। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 731 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी इस विपणन वर्ष में की गई है। फैक्ट्स देख लेते हैं। 2021-22 के खरीफ विपणन वर्ष के आंकड़े सरकार ने अभी जारी किए हैं 13 मार्च 2022 तक की। इसमें दिखाई गई है खरीदारी जो हुई है 731.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी के बारे में बात चल रही है। अभी तक 103.40 लाख यानी 103.40 लाख किसान अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच चुके हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसको बोला जाता है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। यह वह दर होती है इस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित होती है। जिसका जो उत्पादन की लागत रहती है किसानों द्वारा किसी फसल की, उसका कम से कम 1.5 गुना यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा ये निर्धारित किया जाता है, रेकमेंड की जाती हैं ये, और फिर इसको 22 फसलों के लिए सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसकी सिफारिश की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है, यह उचित और लाभकारी मूल्य होता है, एफआरपी जिसको बोलते हैं। खरीफ मौसम की 14 फसलें होती हैं इसमें। इन 22 फसलों में से 14 फसलें खरीफ मौसम की होती है। खरीफ मौसम की 6 रबी की फसलें होती है और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? किस मंत्रालय ने ये मंजूरी दी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समाज कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, या ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस योजनाओं के स्वदेश दर्शन योजना के तहत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत बौद्ध विषय वस्तु सहित 13 विषयगत सर्किटों के लिए इन योजनाओं को मंजूरी दी है। 76 परियोजनाओं को बौद्ध विषय वस्तु यानी कि बौद्ध थीम पर आधारित ये परियोजनाएं होंगी। थीम क्या होता है कि इस परियोजना के तहत अलग अलग थीम पर आधारित योजनाएं सर्किट डेवलप किए जाएंगे। परिपथ जिसमें बौद्ध सर्किट है, कोस्टल सर्किट है, डेजर्ट सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, रामायण सर्किट इसमें एक इम्पोर्टेंट सर्किट है, रूरल सर्किट, इस तरह के और दूसरे सर्किट हैं जिनको विकसित किया जाएगा। जैसे कि बौद्ध सर्किट है, उसकी बारे में मैं अगर बात करूं तो बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी धार्मिक स्थल है उनको विकसित करके एक सर्किट बनाया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा। तो यह योजना इस तरह से संचालित की जा रही है। 2014-15 में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए यह योजना शुरू की गई थी। बौद्ध सर्किट में देखो क्या क्या आता है। बिहार में गया, बोध गया, राजगीर, नालंदा, और उत्तर प्रदेश में सारनाथ और वाराणसी गंतव्य शामिल है। तो ये स्थान है इसमें जिनको शामिल किया गया है बौद्ध सर्किट में। इसी तरह से अलग अलग सर्किट में अलग अलग स्थानों को शामिल किया जाता है, उनका विकास किया जाता है। अभी पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य के द्वारा आरंभ की गई है? चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना
तो ऑप्शंस देख लीजिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। यह योजना चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आरंभ की गई है। जो चाय बागान में वहाँ पे श्रमिक कार्य करते हैं उनके लिए योजना है। 85 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इसको शुरू किया गया है और इससे लगभग 7000 चाय बागान श्रमिक लाभान्वित होंगे, जिनको आवास, राशन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन अभी हाईलाइट में था कि नेशनल फोरेंसिक साइंस का दूसरा कैंपस यहाँ पे उद्घाटन किया गया है उसका, यहाँ पे अगरतला में, और पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यह पहला कैंपस है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। त्रिपुरा, जिसको बांग्लादेश 3 ओर से घेरता है और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा राज्य शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नवीनतम जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में कितने अंकों की कमी आई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मदर मोर्टेलिटी रेट, तो इसमें कितने अंकों की कमी आई है? 12 की, 14 की, 10 की है, 8 की? तो 10 अंकों की कमी इस अनुपात में आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भी ये आंकड़े जारी किए गए हैं मदर मोर्टेलिटी रेट से संबंधित। इनके अनुसार इसमें 10 अंकों की कमी आई है और ये आंकड़े 2017 से 2019 के लिए जारी किए गए हैं। तो 2017 से 2019 तक के लिए आंकड़े जारी किए गए हैं। भारत 2030 तक 70 प्रति लाख जीवित जन्म के मातृ मृत्यु अनुपात के एसडीजी लक्ष्य को अर्जित करने के मार्ग पर अग्रसर है। यानी कि 2030 तक भारत ने जो ये अनुपात है इसको 70 तक लाने का लक्ष्य रखा है, मातृ मृत्यु अनुपात को, मदर मोर्टेलिटी रेट को, और उसके बहुत नजदीक आ चुके हैं। ये जो था अनुपात 2016 से 18 में 113 था, अभी यह है 2017 से 19 के वर्ष में घटकर 103 हो गया है। 103 अभी आ गया है, 70 तक इसको लाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार, यानी कि सतत विकास के गोल जो हैं यूएन के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। इसमें केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के द्वारा सबसे अच्छी कमी की गई है। 15% से अधिक की कमी आई है इन 3 राज्यों में इस अनुपात में, और इस प्रकार से सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में राज्यों की संख्या 5 से 7 हो गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है निर्धारित किए गए हैं सतत विकास लक्ष्य, और 2030 तक इनको पूरा करने का निश्चय किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में थोक महंगाई दर में फरवरी में कितनी वृद्धि हुई है? तो 12.5%, 13.1%, 14% या 15.2%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13.1 की वृद्धि फरवरी माह में थोक महंगाई दर में आंकी गई है। सरकार द्वारा जो सोमवार को आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें दिखाया गया है कि ये थोक महंगाई दर फरवरी में बढ़कर 13.11% हो गई है। कल ही आंकड़े जारी किए गए हैं 14 मार्च को, तो उसमें ये आंकड़े निकल कर आए हैं 13.11% थोक महंगाई दर फरवरी के माह में पहुंच गई है, इस वर्ष की सबसे ज्यादा। दिसंबर 2021 में यह दर पहुंच गई थी 13.56% तक, लेकिन जनवरी में फिर से ये कम होकर 12.96 रह गई थी और फरवरी में अभी फिर से यह दर बढ़ गई है। इसका कारण बताया जा रहा है कि खनिज तेलों, मूल धातुओं, रसायनों, रासायनिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थों और गैर खाद्य वस्तुओं की जो कीमतों में वृद्धि हुई है उसके कारण यह थोक महंगाई दर बढ़कर इतने ऊंचे दर पर पहुंच गई है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में यह बताया गया है कि यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक यानी कि इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है बहुत। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। पहले इसे 2004-05 के आंकड़ों पर प्रकाशित किया था, उनके आधार पर, वर्ष 2004-05 के आंकड़ों के आधार पर, लेकिन 2017 से इसको 2011-12 के
आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, 10 मार्च, 14 मार्च, 22 मार्च या 29 मार्च को। कल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 14 मार्च को हर वर्ष ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2019 में यूनेस्को के आम सम्मेलन के 40वें सत्र के द्वारा यह अपनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसको 2020 से शुरू किया गया, 14 मार्च 2020 से। 2022 के लिए इसका थीम है, यानी कि इसका विषय है मैथमेटिक्स यूनाइट्स। मैथमेटिक्स यूनाइट्स यानी कि गणित जोड़ता है, तो ये इसका थीम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है भारत में 22 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। भारत में श्री रामानुजन की याद में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन जो गणित एक महान गणितज्ञ थे भारत के, उनके याद में ये मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस। भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता ने बीजगणितीय ज्यामिति में अपने काम के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 जीता है। 2021 के रामानुजन पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो ये भारतीय गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था 2021 दिसंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? मॉर्गन स्टैनली जो क्रेडिट एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसके द्वारा 2022-23 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना है? 7.5%, 7.9%, 8% या 8.5%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7.9% इन्होंने अनुमान लगाया है। पहले इनका अनुमान था ज्यादा, अभी इन्होंने कम कर दिया है, घटाकर 7.9% कर दिया है। इसका कारण है कि विश्व अर्थव्यवस्था में जो सुधार हो रहा था कोरोना के बाद, अब कच्चे तेल की कीमतें जो बढ़ गई हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो बढ़ रही है कीमतें बहुत तेजी से, उसके कारण इस पर प्रभाव पड़ेगा पूरी विश्व अर्थव्यवस्था पर। इसी कारण से भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और उन्होंने मॉर्गन स्टैनली ने 50 बेसिस पॉइंट कम करके यह वृद्धि दर, जीडीपी की वृद्धि दर 7.9% कर दी है। और इसको इन्होंने आकलन किया है कि अगले वर्ष, जो अगला वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसके लिए ये जीडीपी की रेट रहेगी, वृद्धि दर, यानी कि वर्ष जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है उसके लिए अनुमान इन्होंने ये लगाया है। इसके अतिरिक्त खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान भी 6% रहने की संभावना इन्होंने जताई है, और चालू खाता घाटा 3% तक रहने की, जीडीपी के 3% तक रहने की संभावना इन्होंने बताई है। मॉर्गन स्टैनली के ये अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस खिलाड़ी को फरवरी माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? फरवरी माह के लिए किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये ऑप्शन है आपके, विराट कोहली को, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर या ऋषभ पंत। तो इसका सही आंसर है श्रेयस अय्यर को फरवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है आईसीसी के द्वारा। श्रेयस अय्यर को फरवरी माह के लिए चुना गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। जो पिछले महीने हमारे सीरीज रही, इंडिया ने खेली है वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ, उनके प्रदर्शन के आधार पर इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है फरवरी की माह के लिए। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर ने महिलाओं के बीच यह सम्मान हासिल किया है। मतलब वीमेन प्लेयर ऑफ द अर्थ जो चुना गया है वो है न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर अमेलिया केर। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और है, देखिए क्या है, संयुक्त अरब अमीरात के वृत्ति अरविंद और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी को पिछाड़कर इन्होंने ये प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है श्रेयस अय्यर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित टॉम ऑफ सैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देख लीजिए, शशि थरूर, गीतांजलि श्री, तस्लीमा नसरीन या चेतन भगत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री की ये पुस्तक है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है गीतांजलि श्री की पुस्तक, और यह इनके द्वारा हिंदी अनुवादित पुस्तक है। ओरिजिनल बुक नहीं है, ये किसी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है। 13 पुस्तकों में इसने जगह बनाई हुई है। अभी देखते हैं लास्ट तक पुरस्कार जीत पाती है कि नहीं।
और इतनी लंबी सूची में, पुरस्कार की लंबी सूची में जगह बनाने वाली है भारत की पहली हिंदी कृति है। पुस्तक को मूल रूप से रिट समाधि के रूप में प्रकाशित किया गया था। रिट समाधि जो मूल पुस्तक है उसका ये अनुवाद है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, मुंबई में, कोयम्बटूर में, कलपक्कम में या मानेसर में। तो इसका आंसर है डी, मानेसर में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। मानेसर जो हरियाणा में गुरुग्राम के पास स्थित है, वहां पर भारत के इस पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला है ये वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। केंद्रीय बिजली मंत्री ने इसका वहां पे उद्घाटन किया और इसके साथ ही एक इनोवेशन पार्क का भी उद्घाटन वहां पे किया। इसमें जो फीचर शामिल हैं वो देख लीजिए, उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट हाउस, माइक्रो ग्रिड और आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर इसमें शामिल हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के समर्थन और यूएसएड से तकनीकी सहायता के साथ पावर ग्रिड ने वर्चुअल SGKC यानी कि स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का डिजाइन और निर्माण किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर शो के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्गदर्शन पर। इसी तरह से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे रोज करंट अफेयर्स की वीडियोस, जिसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिलता रहे। और हम इस करंट अफेयर शो में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी मूल्यवान राय दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।